हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीटेट की तैयारी में आज हम भाषा शिक्षण यानी कि एक तरीके से जो आपकी टीचिंग है उसमें पेडागोजी रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी थ्योरेटिकल तैयारी हम आज करेंगे। क्योंकि जब तक इसका हमें बैकग्राउंड और इसकी फाउंडेशनल नॉलेज ना हो तब तक हम उसकी जो क्वेश्चनिंग होती है उसके आंसर्स देने में एक्यूरेसी पर नहीं पहुंच पाती। इसका रीज़न होता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर तैयार किया, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन तो आना नहीं है। अब नॉलेज आपको है नहीं, तो इस पर आपके उस क्वेश्चन के गलत होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो हमें तैयारी करनी है, पहले हमें उसे थ्योरेटिकल डीपली जानना है एंड देन हमें उसके क्वेश्चन करनी है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेडागोजी का एक पार्ट है जो कि आपकी टीचिंग से रिलेटेड है। यानी कि आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें और किस किस स्टेज से बच्चा गुजरता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन तरीके से बच्चा सीखता है, वो सभी सिद्धांत नियम आपको पता होना चाहिए। तो उसी के लिए आज हम थ्योरेटिकल भाषा शिक्षण के सिद्धांत टॉपिक का थ्योरेटिकल अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी सिद्धांत के उस पर डिपेंड होगा हमारा क्वेश्चन। तो भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, यू नो वेरी वेल, जिनका उपयोग करके विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को समृद्ध किया जा सकता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम पहला शुरू करते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पर ये अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास में यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अमूर्त और मूर्त क्या है। अमूर्त होता है बच्चों जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे आप टच नहीं कर सकते हैं। मूर्त होता है कोई भी ठोस वस्तु जिसको आप छूकर भी महसूस कर सकते हैं। तो छोटा बच्चा अमूर्त नहीं सीख सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। अमूर्त की अनुभूति आपको बड़े होने पर आती है, यानी कि आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं और उसको फिर अभिव्यक्त भी कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता। इसीलिए उसको सिखाने के लिए पहले मूर्त वस्तु से जोड़ा जाता है, यानी कि पहले उसे ठोस ऑब्जेक्ट दिया जाता है, देन उसको उस शब्द से रिलेट किया जाता है। तो शब्द की जानकारी दी जाती है, जैसे उदाहरण के लिए कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। पानी या दूध कहने पर उन्हें पानी या दूध दिखाया जाता है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंधित वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि ऐसा क्यों है, आपने भी देखा होगा, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया दूध, हमने गिलास दिया बच्चे को तो हम उसको बोलेंगे दूध। वो देखेगा कि जो वस्तु उसे दी गई है जो सफ़ेद रंग की है, जो कि उसको पीनी है, उसको दूध बोला गया। यानी कि दूध वैसे भी अगर हम ग्रामेटिकल देखें, व्याकरणिक तौर पर भाषा में दूध जैसी कोई चीज़ है नहीं कि ये दूध ही, इसको दूध ही बोला जाना चाहिए। यानी कि ये एक यादृच्छिका है। इट मीन्स ऐसा मान लिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट को दूध ही बोलना है और उसको सार्वभौमिक सत्य के तौर पर सभी ने स्वीकार किया है। यही चरण हमारी भाषा को सिखाने के बच्चों के लिए होते हैं। तभी हम उन्हें पहले ऑब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम उसके साथ हम प्रोनाउंस करते हैं, फिर बच्चा दोनों चीज़ों को रिलेट करता है। यह होता है अमूर्त से मूर्त की तरफ। तो आई होप आप अनुबंधन के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यह सिद्धांत किसने दिया, ये सारी चीज़ें जो सिद्धांत का अगला इससे अगले वाला होगा वो सारे नियम हम आपको बताएंगे। पहले अब आपको समझना, आप, मुझे लगता है अनुबंधन के सिद्धांत से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो आप उसका जवाब एक नहीं सभी प्रश्नों के दे पाएंगे। अब है अनुकरण का सिद्धांत, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनुकरण यानी कि नकल करना। जैपनीज, शर्ली, कर्टी और वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं
और जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। ये आपको पता होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सिद्धांत को कहा क्या जाता है? अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। और ये कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे चैपिनीज, शर्ली, कर्टी और वैलेंटाइन आदि का नाम लेकर उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया। और ये आप भी जानते हैं कि अगर बच्चा विदेश में पैदा हुआ है तो वो वहाँ की लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लैंड का है तो अंग्रेजी बोलेगा और भारत का है तो हिंदी बोलेगा। इसी तरीके से क्षेत्र का भी फर्क पड़ता है। जिस क्षेत्र में जिस लहजे से बोली जाती है उस लहजे से ही बच्चा उस बोली को ग्रहण करता है। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, जो कि सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत है भाषा का, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थियों को भाषा नहीं सिखाई जा सकती। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह एवं रुचि बनी रहे। तो अगर कोई पूछे तो अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत क्या है, यानी कि जो पाठ्य सामग्री है, शिक्षण प्रणालियाँ हैं और जो रुचि है वो सभी बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पर अभिप्रेरणा का और रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वट एवर द मटेरियल, टोटली इट्स रिलेट टू चिल्ड्रन, यानी उस बच्चे से वह रिलेट होना चाहिए। ताकि अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे दें हम अब NEP 2020 आया, यहाँ पर मैं इस चीज़ को जोड़ देती हूँ। NEP 2020 जोड़ देता है बच्चे की जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर, कि पहले बच्चे को प्राइमरी लेवल पर क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाए, ताकि वह उन चीज़ों को रिलेट कर सके। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम मानक भाषा में सिखाते हैं तो अभी तो वो हिंदी की स्टेज, मतलब बोलने की स्टेज पर चल ही रहा है। और आप जानते हैं कि भारत में हर क्षेत्र में बोली अलग है, तो वो फिर रिलेट नहीं कर पाता जिस स्टेज में वो अभी है। इसीलिए NEP 2020 में क्षेत्रीय भाषा पर और बच्चे की अपनी जो वहाँ की घरेलू पारिवारिक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसी में सिखाने पर बल देता है। ठीक वही बात अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत भी कहता है कि चाहे वह पाठ्य सामग्री हो या प्रणालियाँ हो शिक्षण की, वो बच्चे की आवश्यकता और रुचि के अनुसार होनी चाहिए। यह सिद्धांत यह कहता है। आगे चलते हम अगले सिद्धांत पर। क्या कहता है, ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं ना, बच्चे पढ़ने में वो नहीं आता। अगर आप खुद ही इस चीज़ को देखना, अब जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे और जो मैं बातें कह रही हूँ ना, वो आपको मतलब आपके एकदम डीप मेमोरी में जा रही होंगी। ये मेरे खुद के साथ भी हुआ है। जब मैं खुद भी पढ़ रही होती थी तो मैं पढ़ रही होती, लेकिन इतना वो नहीं, लेकिन जब मैंने वीडियो को खुद अपनी बनाई वीडियो को सुना तो वही चीज़ मेरे को इतना आसान लगी कि ऐसे लगा कि हाँ, मैं ही इस चीज़ को बता रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ही नहीं पता था। तो सुनना जो है ना, सुनना भी एक आपकी मेमोरी के डीप में ले जाने में एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो लिसनिंग से आप रीडिंग से ज़्यादा बेटर दोनों चीज़ें मिल जाती है तो बेस्ट हो जाती है। क्रियाशीलता का सिद्धांत हमारा अगला है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। इसलिए अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, ये क्रियाशीलता, यानी कि एक्टिवनेस, मतलब बच्चा एक्टिव रहना ही चाहिए। और मतलब आप छोटा बच्चा है, आप बस पढ़ाए जा रहे हैं, ये नहीं, उसको फिर नहीं पता, वो अपनी अलग दुनिया में चला जाएगा। उसको आपको एंगेज रखना है। जैसे कभी बीच में प्रश्न पूछ लिया, कभी कोई और बात पूछ ली चैप्टर से रिलेटेड, जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में उन्हें भागीदारी के लिए कहना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक एवं लिखित कार्य कराना, यानी कि आप जो कार्य करा रहे हैं उन्हीं कार्यों के वो बदलकर, रूप बदलकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। यह क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है, जिनमें उदाहरण के रूप में बताएगा प्रश्न पूछना, स्कूल के ऐतिहासिक कार्यक्रमों में भागीदारी, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि। अगला सिद्धांत देखते हैं हम अभ्यास का, यानी प्रैक्टिस का सिद्धांत क्या कहता है। ये है थॉर्नडाइक ने कहा कि भाषा एक कौशल है। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने क्या कहा,
भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यानी कौशल है और इसका विकास किस पर है, यानी अभ्यास। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जिस भी लैंग्वेज की करेंगे, वह आप पर उतनी ही आएगी। तो एक प्रश्न बनता है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर है, ये किसने कहा? तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने। भाषा के कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। तो भाषा के कौन कौन से विकास है? एक तो कलात्मक विकास है और भावात्मक विकास है। दोनों के लिए किसको आवश्यक बताया गया है? अभ्यास को। ये अभ्यास का सिद्धांत कहता है। अभ्यास के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु अनुलेख, श्रुतलेख, कविता पाठ इत्यादि कोई न कोई कार्य अवश्य दे। आपने देखा होगा कि श्रुतलेख बहुत दिया जाता है प्राइमरी लेवल पर। उसका यही रीजन है कि अभ्यास वाला, करत करत अभ्यास के, ये वाला आपने सुना होगा, ये उसी पर डिपेंड है। अब अगला है आवृत्ति का सिद्धांत, यानी किसी चीज को बार 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 करना, वह आवृत्ति। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। क्योंकि जो आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, जो मनोवैज्ञानिकों ने किए, पेवलोव ने किया, थॉर्नडाइक ने किया था, ये सभी आपने पढ़े होंगे। बीएड किया है तो भी, और अगर उससे अलावा जो भी आपने टीचिंग से रिलेटेड कोर्स किया है, उनमें मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनका प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, ये सभी चीज़ें उनमें आती हैं। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में अनुवृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यानी कि पुनरावृत्ति बार बार करानी है, यही आवृत्ति का सिद्धांत है। कई बार एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको एग्जाम में भी लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो उसको अटेम्प्ट करने का बहुत अच्छा साधन है कि आप जो प्रश्न पूछा गया है उसके अर्थ को समझें। जैसे कि यहाँ पर अब आवृत्ति आप समझने लगो, क्या है मुझे नहीं पता आवृत्ति क्या। अब यहाँ पर अगर आवृत्ति को आप अच्छे से समझ लें, भले ही आपको इसका सिद्धांत नहीं पता, लेकिन आप, ऐसा नहीं होगा कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आवृत्ति माने क्या होता है? बार बार दोहराना। सीधी सी बात है, जब शिक्षण में किसी बात को दोहराने की बात आ रही है तो आप समझ जाइए कि कोई भी शिक्षण है, चाहे किसी भी लैंग्वेज का है, उसको बार बार दोहराना ही आवृत्ति का सिद्धांत कहलाएगा। तो आप कभी भी किसी प्रश्न में अटक जाएं तो उस प्रश्न की लैंग्वेज को बार बार पढ़ें और उसके अर्थ पे जाने की कोशिश करें। शब्द ज़्यादा डीप है, ज़्यादा बड़ा है, उसे 2 टुकड़ों में करके समझें, उसके अर्थ पर जाकर उसे समझकर उसकी परिभाषा तैयार करते हुए आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसा मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगला है साहचर्य का सिद्धांत, 7th। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही हैं, आप भी जानते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। यानी साहचर्य समझ गए आप, यानी संगति, कोई हो उसके साथ। बच्चा माँ को या मम्मी कहने के साथ पहचानना तभी सीखेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। जब तक बच्चों वह वस्तु के बीच में वह संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, तब तक उसका समग्र रूप से भाषाई विकास होना कठिन है। जो कि हमने पहले ही अमूर्त और मूर्त के बारे में बताया था, वही साहचर्य का करता है। यानी कि उससे रिलेटेड चीज़ें और उनका वह प्रयोग कर सके, वो चीज़ें उसके साथ हों। संगति से मतलब अगर आप मम्मी पापा साथ हैं और आप उनको बोल रहे हैं तो वो साथ हैं, कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास ऑब्जेक्ट है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को वो नाम देकर, इशारे के साथ, छू कर, ठोस वस्तु को फील कर कर आप उसको उस चीज़ से, उस शब्द से, उस मानक भाषा से या उसकी क्षेत्रीय भाषा से रिलेट कर पाएंगे। तो यही साहचर्य का सिद्धांत है। अगला है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, जिसमें भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा कौशल में छात्रों को निपुण करना है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के सामने आई है, भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान रखना इस चीज़ को। भाषा कौशल कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के। पहला श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन। यानी वही है जिसको हिंदी में सर्वोपल्ली का सिद्धांत बोला जाता है। सबसे पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना,
फिर होता है पढ़ना, लिखना सबसे लास्ट की स्टेज होती है। तो इन सिद्धांत को भाषा कौशल के 4 मुख्य हैं, और जब आप पढ़ रहे हों तब से लेकर और जब तक आप टीचिंग करेंगे ना, तब तक ये भाषा कौशल के 4 प्रकार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये अंत तक रहते हैं। हम टीचर हैं, हम आज तक भी बच्चों को, और हमारे बीच बीच में जो सेमिनार्स होते हैं उनमें भी इसी चीज़ को मेन आधार बनाकर सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। तो ये सभी भाषा कौशल आपस में परस्पर संबंधित हैं, अतः इन सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल के प्रयोग में निपुण और अन्य के प्रयोग में असमर्थ होगा तो इस शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर बच्चा सुन रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसका पठन सही नहीं है। पढ़ पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, या लिख पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, इन चारों में से वो अगर किसी भी कौशल को प्राप्त नहीं कर पा रहा तो आप अपनी टीचिंग में फेल हैं। तो इसलिए आप इन चारों को रखें, और ये भाषा कौशल के मुख्य 4 सिद्धांत होते हैं। अगला है चयन का सिद्धांत। क्या है इसमें? हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। चयन का सिद्धांत क्या सिखाता है बच्चों हमें? कि अध्यापकों को, क्या आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप में यह टैलेंट हो कि इस किसी भी क्षमता या दक्षता को सिखाने के लिए बच्चे को किस सिद्धांत या किस नियम के तहत सिखाना उपयुक्त होगा, यह अध्यापक को अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि वे सरलतापूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो पद्धति अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए जिससे छात्र लाभान्वित हो सके। मेन उद्देश्य है हमारा, यहाँ पर एक देखो नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आते हैं, उनमें मेन चीज है हमें एट एनी कॉस्ट छात्र को लाभान्वित करना है। वट एवर योर स्ट्रेटजी, नो मैटर, मैटर है कि आपका बच्चा लाभान्वित हुआ, यानी लाभान्वित समझते हैं, बेनिफिट उसको हो रहा है। बेनिफिट किस चीज का? शिक्षण का। वो सीख पा रहा है जो आप सिखाना चाहते हैं वही। अब अगले सिद्धांत पर चलते हैं हम अपने। आज हम सिद्धांत सारे कर लेंगे, थोड़ा वीडियो मुझे नहीं लगता बोरिंग लगेगा आपको, इंटरेस्ट के साथ आप इसे समझते चलिए। थोड़े ही सिद्धांत और रह गए हैं, फिर कंप्लीट है, और आज टाइम मिला तो आज ही मैं इसके क्वेश्चन, नहीं तो कल आपको मॉर्निंग में इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, जैसा कि मैंने कहा ना, उत्तर हमेशा प्रश्न में ही होता है मेरे बच्चों, उत्तर हमेशा प्रश्न में होता है। देखो समझो, बाल केंद्रितता यानी बाल केंद्रित, तो जो भी चीजें हैं ना, चाहे तुम्हें पढ़ाने की है, चाहे सिद्धांत है, चाहे नियम है, वो सब बाल केंद्रित है। ध्यान रखना, अध्यापक केंद्रित कुछ नहीं है बच्चों। तो भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। ध्यान देखो, जो मैंने अभी कहा वही इसने कहा कि अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए, बल्कि उसके शिक्षण का केंद्र बालक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत और थोड़ा डिफाइन कर दूं। आप टीचर हैं, आपके नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, आप भंडार है इस समय बच्चे के आगे नॉलेज का, लेकिन अब आपको अपनी नॉलेज का संप्रेषण यहाँ नहीं करना है। आपको अपनी नॉलेज का संप्रेषण उतना करना है जितना आपके सामने बैठा आपका बच्चा है। और हर बच्चा कक्षा में, आपको बता दूं, बराबर नहीं होता है। किसी के सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है, किसी की कम होती है। तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि जो जिस गति से सीखता है आपको उस गति से उसे सिखाना है। जिस भाषा में वह सीखने में ज़्यादा आसान महसूस करता है, कन्वीनियंट है, आपको उसमें सिखाना है। ये है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। यही बच्चे का स्वभाव, रुचि, क्षमता के आधार पर और बालक केंद्र आधारित ही पर जितनी चीज़ें आएंगी आपको पेडागोजी में आंसर देनी है। यही पॉजिटिव टैग वर्ड है आपके लिए। अगला है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको शुरू में वीडियो स्टार्ट किया था तब बताया था NEP 2020 के बारे में। ये वही सिद्धांत, ये वही कहेगा, आप देखना। आप भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध किया कि विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ये वर्षों वर्षों हो गए इस सिद्धांत को दिए हुए, लेकिन हमारे NEP 2020 ने इसे लागू किया है। अब
मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चा अपनी मातृभाषा में, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसमें बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए मानक भाषा का प्रयोग आप बाद में करें, पहले उसे उसकी क्षेत्रीय भाषा में सिखाएं ताकि उसके सीखने की गति तीव्र हो सके। और इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तु का संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे उसके विचार स्थायी रूप से नियमित होते हैं। ये है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत, जो कि अब NEP 2020 का मुख्य आधार भी है। अब है पुनर्बलन का सिद्धांत। अमेरिकी वैज्ञानिक BF स्किनर, इन्होंने बहुत अच्छे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगले वाले नियम में हम इनका डिटेल में आपको बता देंगे। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए जो पुनर्बलन का सिद्धांत था, ध्यान रखना, वो BF स्किनर का है। और आपको पता भी होगा, जब इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है, तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। ये कहता है पुनर्बलन। क्या? जब तक उसे सफलता मिलती रहती है तब तक वो सीखता रहता। अधिगम करता है सीखने वाला, लर्नर। उसकी सफलताएं ही उसके मनोबल में वृद्धि करके उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती रहती हैं। अब ये पुनर्बलन का सिद्धांत है कि अधिगम करता जब तक सफलता मिलती है तब तक वह उसे करता रहता है उत्साह के साथ और सीखता रहता है। तो यहाँ पर अब हमें एज ए टीचर क्या करना है? एज ए टीचर अब हमें क्या करना है कि जो बच्चा सीख रहा है ना, उसको पुनर्बलन देना है, उसको फीडबैक देते रहना, अच्छा पॉजिटिव। कुछ बच्चे होते हैं कि वो पॉजिटिव फीडबैक से बिगड़ जाते हैं, यानी डाउन जाते हैं। तो यह हमें देखना है कि किस बच्चे को कैसा फीडबैक देना है, पुनर्बलन कैसा देना है। तो BF स्किनर ने क्या दिया था कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान, अधिगम करता लर्नर को सफलता मिलती रहती है तो वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। ये स्किनर का सिद्धांत था पुनर्बलन का। तो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है? मैं इसे थोड़ा सा इसलिए आपको जो हिंदी के कुछ शब्द हो सकते हैं बच्चों को बहुत टफ लगते हों। तो वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? कक्षा 1 छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है, जो कि मैं अभी ऐसे ही आपको पढ़ाते पढ़ाते बता भी दिया है मैंने कि क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मुझे टीचिंग में काफ़ी समय हो गया है, तो इनसे ज़्यादा ये बात सही है कि हम अभ्यास से सीखते हैं। तो ये चीज़ें जब मैंने प्रैक्टिकली देखी ना, ये बिल्कुल फैक्ट है। उनमें बहुत विभिन्नताएं होती है, पूरी क्लास विभिन्नताओं से भरी हुई होती है। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं है, किसी का वाचन ठीक नहीं है, किसी का लेख अशुद्ध है, कोई मौन है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता है, कई बार याद करने पर तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सभी वैयक्तिक विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। यह वैयक्तिक विभिन्नता है। तो बच्चों, वैयक्तिक विभिन्नता क्या हुई? यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमें क्लास में देखने को मिलते हैं। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, जो मैंने आपको बताया था। इसी को आपको ध्यान में रखकर शिक्षण करना है, और यही वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहता है। अब है जीवन समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। NEP 2020 में भी इसको लागू किया गया है कि आप उन टीचिंग में उन सामग्री का प्रयोग करें जो उनके आसपास, उनके परिवेश में पाई जाती है, ताकि वह उनसे कोरिलेट कर सके। तो जीवन समन्वय क्या है? देखो, मैंने कहा था हर प्रश्न का जवाब जो है उस प्रश्न में ही होता है। तो जीवन समन्वय यहाँ यानी कि जीवन को उससे, जो उसके जीवन में है, जो जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, संबंध हैं, रुचि हैं, वही समन्वय होता है। तो उससे संबंधित आप उसकी रुचि, उनकी क्रिया, उनके विषय, उनके परिवेश को ध्यान में रखकर जो उनका जो वास्तविक जीवन है, क्योंकि अब आप एक शहरी जीवन और एक ग्रामीण, आप सदा शहर में रहे और आपकी पोस्टिंग हो गई ग्रामीण में, तो वहाँ के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ का जीवन अलग है। तो आपको अब जो टीचिंग करनी है वहाँ के जीवन को देखते हुए करनी है। ये कहता है जीवन समन्वय का सिद्धांत। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अब अगला देखते हैं हम, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। जैसा कि देखो, इसका हेडिंग ही कह रहा है, हर एक
जो सिद्धांत है उसका हेडिंग खुद कहता है कि मैं मेरे अंदर ये है। ऐसे ही मैं आपको समझाया है मैंने कि कोई चीज़ ऐसी भी अगर आपके सामने आ जाती है ना कि जिसे आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो उसको हल करने का ये बेस्ट तरीका होता है बच्चों। तो निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। इसलिए विषय वस्तु से संबंधित विशेष नियमों से छात्रों को परिचित कराकर तत्पश्चात उसके सामान्य नियमों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए। अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। तो ये वाला सिद्धांत निश्चित उद्देश्य और पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, यानी कि जो भी कोई चैप्टर है उसका एक उद्देश्य होता है और उससे रिलेटेड, पाठ्य सामग्री से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, टीचर को चाहिए कि वो उस पाठ को के उद्देश्य को पूरा प्राप्त करने में सक्षम हो। विषय वस्तु से रिलेटेड चीज़ें ही आपको अपनी टीचिंग में रखनी है। तो ये 15 हमने सिद्धांत आज शिक्षण वाले पेडागोजी के किए, जिसमें अगर आपकी जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी आपने चुनी है, चाहे इंग्लिश चुनी है, पार्ट 1 चुना है या पार्ट 2 चुना है, सिद्धांत यही है, क्योंकि इनसे अलग है नहीं। क्योंकि देखो अभी जो स्किनर ने दिया तो वही दिया, चाहे आप उसे हिंदी में पढ़े, चाहे इंग्लिश में पढ़े, चाहे भाग 1 में पढ़े, चाहे भाग 2 में पढ़े, जो सिद्धांत जिसने दिया और जो सिद्धांत जो कहता है वो वही है। इसलिए मैंने इसको इस हिसाब से तैयार किया कि पेपर 1 वाला हो, चाहे पेपर 2 वाला हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, वो उसके लिए सटीक बैठेगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कोई सुझाव हो वो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके अकॉर्डिंग कर सकें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।